वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे राजनीति शास्त्र के सेकंड पेपर से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। इसमें लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आपके तैयार हो जाएंगे और एक वीडियो के माध्यम से आप संपूर्ण सिलेबस को कवर करने का प्रयास करेंगे। यानी कि यह वीडियो महासंग्राम रिवीजन क्लास के तौर पर आपको दे रहा हूं 2024 और 25 की परीक्षाओं के लिए। यह लेक्चर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसा लेक्चर आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। आपको एक ही वीडियो के माध्यम से संपूर्ण सिलेबस को समझने का मौका तो मिलेगा, इसके अलावा बहुत ज़्यादा जानकारी भी आपको मिलेगी। ठीक है, राजनीति शास्त्र पेपर 2 की मैं बात कर रहा हूँ। राजनीति शास्त्र के पेपर 2 में आपको पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीति के बारे में, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन एंड जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है उसके बारे में आपको जानना है। BA 6 सेमेस्टर के सेकंड पेपर में राजनीति शास्त्र के ये शामिल है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीति। अब की बार यही प्रश्न परीक्षा में आने वाले हैं। आप किसी भी विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सभी के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न आखिरकार आपकी बार आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। ये महासंग्राम रिवीजन क्लास जैसा आप लोग पहले देखते आ रहे हैं अभी तक, उसी के लिए मतलब उसी तौर पर ये भी है आपका। ठीक है, अब आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ये प्रश्न जो है आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और इन प्रश्नों का मतलब क्या है, पूरा का पूरा समझने का प्रयास करते हैं। लिखना कैसे है, आपको सारी जानकारी जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चले पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ और परिभाषा दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो इसका अर्थ देखें। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ समझने के लिए पहले राजनीति शब्द का अर्थ आपको समझना होगा। ठीक है, जब तक आप राजनीति के बारे में नहीं जानेंगे तब तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में नहीं जानेंगे। अंतर माने होता है अलग अलग, ठीक है, यानी एक दूसरे देश से मतलब के बारे में समझना। अंतर माने वो होता है, ठीक है, यानी कि दूसरा, एक देश, दो देश, तीन देश, चार देश, कई सारे देश। ठीक है, तो अंतर माने वो होता है। राष्ट्रीय माने राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रकार से कई देशों के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सबसे पहले राजनीति को समझना पड़ेगा। राजनीति शब्द का अर्थ है राजनीति शास्त्र में अत्यंत व्यापक, मतलब अत्यंत व्यापक है, बहुत बड़े तौर पर राजनीति शब्द का प्रयोग किया जाता है। व्यक्ति समाज में एकांगी जीवन व्यतीत नहीं कर सकता, उसका जीवन अन्य व्यक्तियों के सहयोग तथा स्वभाव पर निर्भर है। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मनुष्य जो होता है संगठनों का निर्माण करता है और उन्हीं संगठनों के माध्यम से मनुष्य अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। जो भी उद्देश्य उसके होते हैं, जो निश्चित लक्ष्य होते हैं, उन लक्ष्यों की प्राप्ति करता है संगठन के माध्यम से। मतलब कि समान उद्देश्यों के लिए समान हितों वाले व्यक्तियों का संगठन जो होता है उद्देश्यों की पूर्ति का साधन होता है। क्या? समान उद्देश्यों के लिए समान हितों वाले व्यक्तियों का संगठन उद्देश्यों की पूर्ति का साधन होता है। विभिन्न संगठनों में सहयोग की भावना विद्यमान रहती है। संगठन में एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना विद्यमान रहती है, किंतु संगठनों में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा भी आपको देखने को मिलती है, यानी कि जो है कंपटीशन भी देखने को मिलता है। एक ही संगठन में विचारों में भिन्नता भी आपको देखने को मिलती है। हितों की विभिन्नता, अपने अपने हित की भिन्नता भी आपको देखने को मिलती है। कई संगठनों में, अलग अलग संगठनों में अलग अलग भी हो सकता है। एक ही संगठन में अलग अलग विचारधाराएं हो सकती हैं, तो कई प्रकार की। तो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अथवा प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के लिए संगठन शक्ति का आश्रय लेते हैं। संगठन एक प्रकार से किसका आश्रय लेते हैं? अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए पावर यानी शक्ति का प्रयोग, मतलब शक्ति का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रत्येक संगठन जो होता है, प्रत्येक संगठन दूसरे संगठनों पर किसी न किसी तरह से नियंत्रण करना चाहते हैं, उन पर कंट्रोल करना चाहते हैं और नियंत्रण रख करके अपने हितों को निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और इससे स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रतिस्पर्धा की भावना विद्यमान रहती है, यानी कंपटीशन की भावना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आपको देखने को मिलेगी। स्प्राउट महोदय कहते हैं कि स्वतंत्र राजनीतिक समुदायों यानी राज्यों के अपने अपने जो उद्देश्य या हित होते हैं, उनमें जो आपसी विरोध होता है, उन्हीं में संघर्ष उत्पन्न, उनकी क्रिया और प्रतिक्रिया एवं संबंधों का अध्ययन करना ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। यानी जो स्वतंत्र राजनीतिक समुदाय हैं, तमाम देशों के अपने अपने संगठन हैं, तमाम देशों की अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। उन्हीं विचारधाराओं में जब एक प्रकार से क्या होता है,
उन्हीं विचारधाराओं में जब कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा होती है, संघर्ष होता है, क्रिया प्रतिक्रिया होती है, आपसी संबंध होता है, तो वही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होती है। या एक बात यहाँ पर आपको ध्यान दिलवा दूं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में आप जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक व्यापक शब्द है, ठीक है। इसमें आप देखते हैं विभिन्न देशों के जो एक प्रकार से संगठन होते हैं, विभिन्न देशों के जो संगठन के जो सामान्य हित होते हैं, उन सभी हितों में आपस में या एक प्रकार से अलग अलग देशों के संगठनों के विचारधाराओं में जो एक प्रकार से अंतर होता है या अंतर होता है, विरोध होता है, कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा होती है, वही सब एक प्रकार से होता है आपका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति यही है बेसिकली। आगे देखेंगे, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। दूसरा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन क्षेत्र कहाँ पर है, मतलब क्या क्या चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, यानी कि इसका विषय क्षेत्र स्कोप ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है। यानी इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आप जानते हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। पहली बात, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति का अध्ययन किया जाता है, किसका, पावर का अध्ययन किया जाता है। और पावर जो होता है, पावर की अगर मैं बात करूं तो पावर सबसे इफेक्टिव चीज़ होता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। पावर जहां पर है वहीं पर पैसा है, वहीं पर लक्ष्मी है, ये बात है। आपको बताऊं, हिंदू धर्म का एक उदाहरण आप देखिए, भगवान विष्णु के पास क्या है, पावर है। और इसीलिए भगवान विष्णु के पास आप देखते हैं माता लक्ष्मी जी हैं। क्यों है लक्ष्मी जी? क्योंकि उनके पास पावर है, ठीक है, शक्ति है उनके पास। तो शक्ति जिस भी सत्ता के पास, सत्ता में ही शक्ति होती है, और बिना शक्ति के सत्ता एक प्रकार से प्रभाव है। अगर सत्ता में आप हैं, आपके पास शक्ति नहीं है, पावर नहीं, तो आप कुछ नहीं है। अच्छा, सत्ता के द्वारा ही शक्ति की प्राप्ति होती है और सत्ता चलती भी शक्ति से है। तो इसीलिए शक्ति का एक प्रकार से अध्ययन किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। जैसे अमेरिका पावरफुल शक्ति है, तो आज देख रहे दबदबा कायम किया हुआ है पूरे संसार में, ठीक है। पूरे संसार के देश अमेरिका से कहीं ना कहीं पे डरते हैं हर एक क्षेत्र में। दूसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन किया जाता है इसमें। अंतर्राष्ट्रीय संगठन तमाम प्रकार के संगठन है, जैसे क्वाड हो गया, ब्रिक्स हो गया, ठीक है, और जो है दक्षेस हो गया, ठीक है। ऐसे तमाम प्रकार के संगठन जो हैं वो काम करें, नाटो हो गया, ठीक है। तो ये सब एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कई मतलब एक सिमिलर विचारधारा को लेकर के कई देशों के संगठन होते हैं, ठीक है। तीसरा आप देखेंगे, तीसरा है युद्ध और शांति की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। युद्ध और शांति की जो गतिविधियां होती हैं उनका अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत होता है। चौथा पॉइंट ये है कि राज्यों के आपसी संबंधों का अध्ययन भी किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। किसका? राज्यों के जो आपसी संबंध होते हैं विभिन्न, जैसे मान लेते हैं भारत और पाकिस्तान का संबंध, अमेरिका और भारत का संबंध, अमेरिका और रूस का संबंध, इन सभी का अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कानून का अध्ययन भी किया जाता है। इंटरनेशनल जो लॉ होते हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदे होते हैं जिस पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वगैरह चलता है, तो उसका भी अध्ययन एक प्रकार से इसमें किया जाता है। इसके अलावा विदेश नीति का अध्ययन किया जाता है, जो फॉरेन पॉलिसीज़ होती हैं विभिन्न देशों की, ठीक है, उसके बारे में, और फिर विदेश नीति या विदेश व्यापार नीति जो होती है उन सभी का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा सैनिक संगठनों का अध्ययन, जो तमाम प्रकार के सैनिक संगठन है विभिन्न देशों के, उनका अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा आठवां जो है परमाणु शक्ति का अध्ययन किया जाता है। जो परमाणु शक्तियाँ हैं, परमाणु शक्ति में जैसे जो है कई देश है परमाणु शक्तियों में, तो उन सभी देशों के बारे में, परमाणु शक्तियों का विकास कैसे हुआ, उन पर रोक कैसे लगाना है, ये सारी चीज़ों का अध्ययन आप यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, किसमें? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, खेल सिद्धांत क्या है? खेल सिद्धांत को गणितज्ञों और अर्थशास्त्रियों ने विकसित किया है। इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लागू करने का प्रयत्न किया गया है। अनेक समानताओं के आधार पर अगर देखें तो अनेक समानताओं के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक खेल मान करके अध्ययन किया जाता है। इनको मतलब इसको जॉन न्यूमैन ने विकसित किया है। किसको? खेल सिद्धांत को, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक खेल समझ करके इसका अध्ययन जॉन न्यूमैन ने किया। जिस प्रकार खेल में दो पक्ष होते हैं और वे दोनों जीतने का प्रयास करते हैं। हर एक पक्ष, जैसे मान लेते हैं भारत पाकिस्तान का मैच हो तो भारत भी जीतना चाहता है और पाकिस्तान भी जीतना चाहता है, तो उसी प्रकार से दो पक्ष होते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में और दोनों पक्ष अपने आप में जीतना चाहते हैं। उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी दो पक्ष होते हैं और सभी विजयी होने का प्रयास करते हैं। तो इसी तरीके से ये खेल का सिद्धांत है जिसमें हर एक चीज़ लोग विजयी होना चाहते हैं। खेल सिद्धांत में प्रत्येक पक्ष अपने विरोधी टीम की गलतियों का सूक्ष्मता से अध्ययन करता है और कहाँ पर कौन सी टीम गलती करती है उसी का अध्ययन जो कोच वगैरह होते हैं, आप देखते हैं मैच वगैरह में करते हैं।
तो कहाँ पर वो व्यक्ति गलती कर सकता है, कहाँ पर जो विरोधी टीम है वो गलती करते हैं, यानी कहाँ पर जो विरोधी पक्ष है वो गलती करेगा, वहीं पर एक प्रकार से उसको दबा दिया जाए। तो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में खेल सिद्धांत का महत्व या खेल सिद्धांत के अंतर्गत ये चीज़ें आप जान सकते हैं। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है कि विदेश नीति के तत्व, विदेश नीति के कितने तत्व हैं? विदेश नीति के बेसिकली कई तत्व होते हैं। विदेश नीति के निर्धारक तत्व की बात करें तो पहला होता है भौगोलिक स्थिति, यानी कि जो जियोग्राफिकल सिचुएशन होती है, जियोग्राफिकल स्थिति होती है, वो एक प्रकार से भौगोलिक नीति तय करती कैसी होगी। दूसरी बात उस देश की जनसंख्या कितनी है, कैसी है, ये भी डिनोट करती है। तीसरी बात प्राकृतिक संपदा वहाँ पर कैसी है, कितने ज़्यादा खनिज संसाधन है वहाँ पर। औद्योगिक क्षमता उस देश की कैसी है, ये भी डिपेंड करता है उसकी विदेश नीति या फॉरेन पॉलिसी बनने में। फॉरेन पॉलिसी में सैनिक शक्ति उस देश की कितनी है, इसके अलावा उस देश की भाषा क्या है, धर्म क्या है, नस्ल संस्कृति क्या है, ठीक है, उसकी क्या स्थितियाँ हैं, भाषा धर्म नस्ल संस्कृति की सारी चीज़ें, उस देश की विचारधारा, उस देश का जो है एक प्रकार से विश्व जनमत, विश्व में कितने लोग कहाँ कहाँ पर उस देश के रहते हैं, नीति निर्माता वहाँ के कैसे हैं, विश्व संगठन से किस तरीके से वो जुड़ा हुआ है देश। तो ये तमाम प्रकार के फैक्टर जो होते हैं, 10 फैक्टर जो होते हैं वो विदेश नीति को एक प्रकार से प्रभावित करते हैं। विदेश नीति में एक प्रकार से चेंजमेंट और परिवर्तन या विदेश नीति को बनने में जो एक प्रकार से आधारभूत भूमिका निभाते हैं, ये सारे तत्व निभाते हैं। 11वां पॉइंट है अन्य देशों की जो प्रतिक्रिया होती है उस देश के प्रति, यानी अन्य देश उस देश को लेकर के क्या विचार देते हैं, क्या निर्णय देते हैं, ये भी एक प्रकार से डिपेंड करता है। 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आसियान की महत्ता। आसियान की अगर बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अधिकांश विचारकों ने आसियान के कार्यों को निराशाजनक माना है। यूरोपीय साझा बाजार की अपेक्षा यह संगठन सदस्य राज्यों में आर्थिक सहयोग तीव्र गति से नहीं बढ़ा पाया है, लेकिन फिर भी इस संगठन का काफ़ी महत्व है आसियान का, ठीक है। आसियान की अगर बात की तो इसका फुल फॉर्म होता है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ, ठीक है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ इसका फुल फॉर्म होता है आसियान का, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसका गठन सदस्य राज्यों में व्यापारिक क्षेत्र को बढ़ाने के लिए किया गया था। इसका मतलब इसको कब बनाया गया था, क्यों बनाया गया था? व्यापारिक क्षेत्र में उन्नति के लिए इसको बनाया गया है आसियान को। दक्षिण पूर्वी एशियाई जो देश हैं उन्हीं को, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश में आप देखते हैं कई सारे देश शामिल हैं, ठीक है। इसमें कुछ सीमा तक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने में सफलता प्राप्त की है। यह एक असैनिक संगठन है। आसियान की सफलता को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भारत आसियान का पश्चिमी पंख है, जापान और कोरिया पूर्वी पंख है इसके अलावा आसियान रूपी जम्बोटेक के उड़ने के लिए दोनों पंखों का सहयोग अपेक्षित है। भारत की अगर बात करें तो भारत आसियान में महत्वपूर्ण भागीदार बना हुआ है, ठीक है। तो ये आसियान के बारे में कुछ बातें, आसियान की महत्ता है। और आसियान की महत्ता एक प्रकार से कुछ विद्वानों ने कहा, मतलब कुछ इसकी मतलब महत्ता को स्वीकार नहीं करते, फिर भी ये महत्वपूर्ण है आसियान। छठा क्वेश्चन है विचारधारा। विचारधारा की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधारा का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि विचारधाराओं से ही अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का निर्माण होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विचारधारा विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। विचारधारा को यथार्थवादी तत्व माना जाता है। विचारधारा को न केवल अशांति उत्पन्न करने वाला तत्व माना जाता है, बल्कि यह शांति उत्पन्न करने वाला भी एक तत्व है विचारधारा। विचारधाराओं से केवल मारपीट नहीं होती, केवल द्वंद्व नहीं होता है, विचारधाराओं से सहमति और विचारधाराओं से तालमेल भी बैठता है, विचारधाराओं से शांति भी उत्पन्न होती है। विचारधारा को विदेश नीति के वास्तविक उद्देश्य छिपाने का आवरण कहा जाता है। पैडलफोर्ड और लिंकन महोदय कहते हैं कि विचारधारा आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक मूल्यों तथा लक्ष्यों से संबंधित विचारों का निकाय होता है, जो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य की योजना तैयार करती है। किसने कहा? पैडलफोर्ड और लिंकन ने कहा कि विचारधारा आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मूल्यों तथा लक्ष्यों से रिलेटेड विचार होती है और विचारों का निकाय होता है, जो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यों की योजना तैयार करती है। विचारधारा की राष्ट्रीय शक्ति का तत्व, मतलब विचारधारा राष्ट्रीय शक्ति का क्या है? तत्व है, यानी कि जो नेशनल पावर होती है उसका एक तत्व होता है विचारधारा। आज संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विचारधारा के आधार पर ही विभाजित है। विचारधाराएं 3 प्रकार की होती हैं। वो विचारधाराएं कौन कौन सी 3 प्रकार की हैं? पहली विचारधारा तो है आपकी यथास्थिति की विचारधारा, दूसरी है साम्राज्यवाद की विचारधारा और तीसरी है अस्पष्ट विचारधारा। तो इन 3 विचारधाराओं पर संपूर्ण देश जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी वगैरह डिनोट करते हैं। आगे देखिएगा 7वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे।
7वां क्वेश्चन से सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार। सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार की अगर बात करें तो सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार क्या है भैया? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में के 15 सदस्यों में से 5 सदस्य जो हैं वो अस्थायी सदस्य हैं, ठीक है, और बाकी 10 सदस्य जो हैं वो अस्थायी सदस्य हैं। तो 15 में से 5 कैसे हैं? अस्थायी सदस्य हैं। और 10 सदस्य कैसे हैं भैया? 10 सदस्य जो हैं वो अस्थायी हैं। अस्थायी सदस्यों की अगर बात की जाए तो इसमें कौन देश शामिल है? अपना भारत भी अस्थायी देशों में ही शामिल है, ठीक है। अस्थायी सदस्यों में भारत शामिल नहीं है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मतलब अस्थायी देशों में आपका जो है ये आपको बता दूं, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे जहाँ तक देखिए। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से 5 अस्थायी सदस्य हैं। ये अस्थायी सदस्य में संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, रसिया यानी रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चाइना शामिल है। बता दूं चाइना जब शामिल हो रहा था तो उस समय भारत का नंबर था शामिल होने के लिए, लेकिन मतलब नेहरू ने कहा कि हिंदी चीनी भाई भाई, और चीन को भेज दिया गया, और चीनी मतलब चीन के जो थे वो गए और वहाँ पर उन्होंने अब जब भारत अस्थायी सदस्यों की एक प्रकार से लाइन में लगा हुआ है, अस्थायी सदस्य बनने की ओर अग्रसर है, तब ऐसी स्थिति में मतलब चाइना जो है अपने वीटो पावर का प्रयोग करके भारत को अस्थायी सदस्य बनने से रोक रहा है। और कोई भी एक देश इन 5 में से अगर किसी मुद्दे पर चाह रहा है कि भाई ये मुद्दा पास नहीं होना चाहिए, तो मुद्दा पास नहीं होगा, ठीक है। एक वीटो प्रयोग कर सकता है, इन 5 के पास वीटो पावर है। किसी महत्वपूर्ण विषय पर सुरक्षा परिषद के सभी 5 सदस्यों का मत मिलना आवश्यक होता है, ठीक है, इन 5 का। यदि कोई अस्थायी सदस्य प्रस्ताव के विरोध में मतदान करता है तो यह माना जाता है कि उस सदस्य ने वीटो यानी निषेधाधिकार का प्रयोग किया है और वह प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता, चाहे कोई भी प्रस्ताव हो। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ये सब चाहे इतना ज़्यादा प्रयोग कर लें या प्रयास कर लें, अगर चाइना नहीं चाहेगा तो भारत उसका सदस्य नहीं बन पाएगा, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऐसे ही एक प्रकार से ये चीज़ें होती हैं। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। 8वां क्वेश्चन से गुट निरपेक्षता को परिभाषित कीजिए। गुट निरपेक्षता की अगर बात की, गुट निरपेक्ष, एक होता सापेक्ष, एक होता निरपेक्ष, यानी दो गुट जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में आप देखते विभिन्न शक्तियाँ एक प्रकार से आज़ाद हुई और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो विश्व जो था 2 गुटों में बंट गया, ठीक है। एक थी आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और दूसरा था समाजवाद या साम्यवाद, ठीक है। ऐसी स्थिति में भारत भी उस समय उदय हुआ और भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत को लग रहा था कि भाई हम ना तो पूंजीवाद होंगे ना समाजवाद से संबंधित हैं, हम एक प्रकार से मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाएंगे, और गुट निरपेक्ष की बात अपने भारत से ही उठी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया 2 गुटों में विभाजित हो गई। एक गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था जिसमें पूंजीवादी विचारधारा के देश शामिल थे, करने लगा। दूसरे गुट का नेतृत्व जो है सोवियत संघ कर रहा था, यूएसएसआर, यानी जो साम्यवादी साम्राज्य मतलब कि समाजवादी विचारधारा को फॉलो करता था। इन दोनों गुटों से दूर रहना गुट निरपेक्षता कहा गया। भारत को इसका संस्थापक माना जाता है। गुट निरपेक्षता का संस्थापक पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रधानमंत्री प्रथम वो थे। भारत, मिस्र और यूगोस्लाविया ने मिलकर के गुट निरपेक्षता आंदोलन चलाया। गुट निरपेक्षता का मतलब होता है किसी गुट के सदस्य हम नहीं बनेंगे। आंदोलन को तटस्थता और असंलग्नता के नाम से भी जाना जाता है। गुट निरपेक्ष देश दोनों गुटों से समान दूरी बनाए रखते हैं, यानी कि अमेरिका और रूस से दोनों से दूरी बनाए बने हुए देश। गुट निरपेक्ष आंदोलन के 5 आधार बताए जाते हैं। कौन कौन से 5 आधार हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं। पहला आधार है इसका कि स्वतंत्र देश अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर चलता हो, पहली बात। दूसरी बात, सदस्य देश उपनिवेशवाद का विरोध करता हो। तीसरी बात, वह किसी सैनिक गुट का सदस्य ना हो। चौथी बात, किसी बड़ी ताकत के साथ द्विपक्षीय समझौता ना किया हो, ठीक है। द्विपक्षीय मतलब बड़ी ताकत कौन सी, रूस और अमेरिका के साथ। पांचवी बात, सदस्य देश की सीमा में किसी बड़ी ताकत का कोई सैनिक अड्डा ना हो, वही देश एक प्रकार से गुट निरपेक्ष का एक प्रकार से देश बन सकता है। ये 5 एक प्रकार से आंदोलन के 5 आधार बताए गए थे गुट निरपेक्ष आंदोलन के, ये बात ध्यान रखेंगे। भारत इसका मुखिया था, यूगोस्लाविया, मिस्र भी इसके एक प्रकार से पक्ष में थे और बहुत ज़्यादा एक प्रकार से उसमें इन्वॉल्व थे। 9वां नंबर प्रश्न है, निषेधाधिकार क्या है। निषेधाधिकार से तात्पर्य है किसी विषय पर हो रहे मतदान में विरोध में मत देना ही निषेधाधिकार कहलाता है। निषेध माने होता नहीं अधिकार, ठीक है, यानी कि निषेधाधिकार मतलब कोई मुद्दा है, कोई विषय है, उस पर सभी लोग वोट दे रहे हैं और कोई एक व्यक्ति वोट ना दे, वही निषेधाधिकार होता है। यह शक्ति सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों को ही प्राप्त है।
ये अस्थायी सदस्य में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन शामिल है। सुरक्षा परिषद में महत्वपूर्ण विषयों पर इन पांचों सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। अब मतदान के दौरान अस्थायी सदस्य द्वारा अनुपस्थित रहना वीटो या निषेधाधिकार नहीं माना जाएगा। मतलब कि अगर कोई देश इनमें से नहीं है तो वो ऐसा नहीं कि वो निषेधाधिकार मान लिया जाएगा, ठीक है, वो नहीं माना जाएगा। अमेरिका के द्वारा ही आप देखते हैं जब अपने यहाँ के शशि थरूर हैं, कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं, मतलब हैं कांग्रेस के बड़े नेता शशि थरूर जी, अंग्रेजी के बड़े जानकार हैं ये। तो शशि थरूर जो हैं ये अमेरिका मतलब ये शशि थरूर संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में चुने जाने वाले थे, लेकिन क्या किया था, अमेरिका द्वारा वीटो का प्रयोग कर लिया गया और इस कारण से क्या हुआ कि इनको मतलब ये भारत के थे शशि थरूर, तो इनको संयुक्त राष्ट्र महासचिव मतलब कि नहीं बनाया गया। किसने इसको रोका था? अमेरिका ने रोका था। तो यही उन्होंने वीटो का पावर, और ऐसे अमेरिका मतलब चाइना भी कर रहा है, भारत को अस्थायी सदस्य बनने से रोक रहा है। 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कौन कौन से हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य रूप से 6 अंग हैं। पहला अंग है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक और सामाजिक परिषद, चौथा है न्यास परिषद, पांचवा है सचिवालय और छठा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, इसी में सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। 15 में से 10 सदस्य जो हैं आपके वो अस्थायी हैं और 5 सदस्य जो हैं अस्थायी हैं। भारत जो है अस्थायी सदस्य देश है, अस्थायी, ठीक है, अस्थायी भारत सदस्य है, ठीक है। और अस्थायी की अगर बात करें तो अस्थायी में केवल 5 ही हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। इन्हीं के पास वीटो है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न 11 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का महत्व बताइए। देखिए, राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों और सामान्य नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का विशेष महत्व है और इसके कारण देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ पर नीचे मैंने इसको रखा है। आइए देखते हैं कौन कौन से महत्व हैं इसके। पहला महत्व ये है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन से राज्यों की विदेश नीति का पता चलता है कि भाई राज्यों की विदेश नीतियाँ क्या है विभिन्न देशों की। दूसरी बात, इससे राज्यों के राष्ट्रीय हितों का आकलन हो पाता है और प्रत्येक राज्य के राष्ट्रीय हितों में अंतर होने के कारण उनकी विदेश नीति में भी अंतर देखने को मिलता है। तीसरी बात, तीसरा इसका महत्व ये है कि तकनीकी और प्रौद्योगिकी विकास के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्व बढ़ गया है आजकल। चौथी बात, इससे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का ज्ञान हो जाता है, जैसे कि आप जब इसको पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को तो आप नाटो के बारे में जान पाएंगे, ठीक है, आप विश्व बैंक के बारे में जानेंगे, आप विश्व व्यापार संगठन WTO के बारे में जानेंगे, आप G7 कंट्रीज़ के बारे में जानेंगे, आप G20 के बारे में जानेंगे, आप सार्क के बारे में जानेंगे, आप ब्रिक्स देशों के बारे में जानेंगे। ये सब देशों के संगठन हैं जो कि विभिन्न मुद्दों पर काम करते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। पांचवी बात, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन से युद्ध और शांति की गतिविधियों का पता चलता है, ठीक है, तो ये महत्व है। इसके अलावा अगला महत्व है अंतर्राष्ट्रीय कानून का ज्ञान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन से होता है, अतः इस विषय के अध्ययन का विशेष महत्व है, ठीक है, तो इसलिए इसका अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 12 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय हित क्या है? ठीक है, राष्ट्रीय हित क्या है? देखिए, एक बात तो आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। देखिए, को करिकुलर मास्टर जो है ये एक यूट्यूब चैनल है, ये मेरा ही चैनल है, मैंने कुछ दिन पहले इसको बनाया है आपकी को करिकुलर परीक्षाओं के लिए, खास करके आप 6 सेमेस्टर में हैं तो आपके को करिकुलर कोर्स के रूप में कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट सम्मिलित है। तो कम्युनिकेशन स्किल यानी कि जो है व्यक्तित्व विकास बोलते हैं, कम्युनिकेशन स्किल को संचार कौशल बोलते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट को व्यक्तित्व विकास बोलते हैं। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल इन दोनों से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब एक ही पेपर है, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो इनसे बनने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, मॉडल पेपर है, कैसे प्रश्न आएंगे, कैसे कैसे जो है उसको हल करना है, कितने प्रश्न आएंगे, सारी जानकारी आपको को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। हर एक यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो वीडियोस होंगी वो आपको यहाँ पर को करिकुलर मास्टर चैनल पर को करिकुलर परीक्षाओं से रिलेटेड वीडियोस आपको वहाँ पर बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। पूरा सिलेबस मैंने कंप्लीट करवा दिया को करिकुलर मास्टर का, तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा को करिकुलर चैनल के, वहाँ पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वहाँ पर आप तमाम वीडियोज़ को करिकुलर चैनल मतलब को करिकुलर परीक्षाओं के लिए देख पाएंगे, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, राष्ट्रीय हित क्या है? राष्ट्रीय हित एक व्यापक शब्द है। प्रत्येक देश का राष्ट्रीय हित उसकी आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग होता है। प्रत्येक देश की आर्थिक और सैनिक तत्व, उसकी प्राचीन परंपराएं, आचार विचार, रीति रिवाज, धार्मिक, दार्शनिक और भौगोलिक स्थिति,
राष्ट्रीय हित के निर्माण में सहायक होती हैं। ठीक है, और समय और परिस्थिति के अनुसार राज्यों के जो राष्ट्रीय हित होते हैं वो परिवर्तित होते रहते हैं, इसीलिए राज्यों की विदेश नीतियां भी बदलती रहती हैं, क्योंकि जब राष्ट्रीय हित बदलेगा तो विदेश नीति बदलेगी। ठीक है, राष्ट्रीय हितों पर ही सारी चीज़ आधारित है, हित ही एक प्रकार से सब कुछ है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ना तो कोई देश किसी का दुश्मन होता है और ना ही कोई देश किसी का मित्र होता है। समय और परिस्थिति ये डिसाइड करती कौन किसका मित्र होगा और कौन किसका दोस्त होगा। ठीक है, सभी लोग अपना अपना हित चाहते हैं और अपने हित के कारण से स्वार्थ सिद्धि के लिए ही जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। राष्ट्रीय हित की अवधारणा समाज के मूलभूत मूल्यों से जुड़ी हुई है। राज्यों के राष्ट्रीय हित 4 प्रकार के होते हैं। पहला है मुख्य हित, दूसरा है गौण हित, तीसरा है अस्थायी हित, चौथा है परिवर्तनशील हित। तो ये 4 प्रकार के हित होते हैं। अस्थायी हित परिवर्तित नहीं होते, वो बेसिक मुद्दे होते हैं। परिवर्तनशील मुद्दे जो समय समय पर बदलते रहते हैं। गौण हित मतलब जो थोड़े से नगण्य होते हैं, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले कोई बात नहीं। मुख्य हित कुछ होते हैं जिन पर एक प्रकार से काम करते हैं देश। आगे देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है राष्ट्रीय शक्ति के तत्व कौन कौन से हैं। देखिए, राष्ट्रीय शक्ति के मुख्य रूप से 8 तत्व यहाँ पर आपके लिखे हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। पहला है भौगोलिक स्थिति, दूसरा है प्राकृतिक संसाधन, तीसरा है जनसंख्या, चौथा है औद्योगिक क्षमता, पांचवा है तकनीकी ज्ञान, छठा है सैनिक तत्परता और सातवां है राष्ट्रीय नेतृत्व और आठवां है कूटनीतिक क्षमता। ये 8 तत्व हैं जो कि राष्ट्रीय शक्ति को डिनोट करते हैं। अगर ये सब जनसंख्या कैसी है, तकनीकी ज्ञान कितना है आपके पास, राष्ट्रीय नेतृत्व कैसा है, कूटनीतिक क्षमता आपके देश में कैसी है, सैनिक तत्परता कितनी है, औद्योगिक क्षमता कैसी है, प्राकृतिक संसाधन कितने हैं, तो ये सब डिसाइड करते हैं कि आपकी राष्ट्रीय शक्ति या नेशनल जो पावर होगी वो कितनी होगी, कैसी होगी। ठीक है, आगे देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है आदर्शवादी सिद्धांत क्या है। आदर्शवादी विचार 18वीं शताब्दी में सामने आया और जिसमें युद्ध के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया है। आदर्शवादी सिद्धांत जो है युद्ध को एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मतलब वो उचित नहीं मानता है, मतलब युद्ध को एक प्रकार से खत्म करने की बात करता है। आदर्शवाद अंतर्राष्ट्रीय समाज का एक ऐसा चित्र प्रस्तुत करता है जो शक्ति की राजनीति अनैतिकता और हिंसा से मुक्त हो। ठीक है, जो शक्ति की राजनीति अनैतिकता और हिंसा से मुक्त हो, ऐसी राजनीति कल्पना। आदर्शवादी जो दृष्टिकोण है इस बात का समर्थक है कि शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सहायता से संचार को शांति में बनाया जा सकता है। आदर्शवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए कुछ सिद्धांत उन्होंने बताए हैं, मतलब आदर्शवादी विद्वानों ने, वो इस प्रकार से है। पहला सिद्धांत है राज्यों को अपने व्यवहार यानी बिहेवियर में नैतिक सिद्धांतों को यानी कि मोरल जो प्रिंसिपल्स हैं उन पर चलना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात राज्यों को निष्पक्ष नीतियों को अपनाना चाहिए। ठीक है, पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं, निष्पक्ष नीतियों को राज्यों को अपनाना चाहिए। तीसरी बात राज्यों का मतलब यहाँ पर देश से है। इसके अलावा विश्व सरकार की स्थापना करके शक्ति की राजनीति को समाप्त कर देना चाहिए, यानी जो पावर यानी कि इसके मान लेते कोई देश बहुत ज़्यादा एक प्रकार से पावरफुल है, अब वो छोटे देशों को कब्जिया ले, तो इसलिए एक प्रकार से क्या किया जाए कि शक्ति की जो राजनीति है उसको समाप्त कर दिया जाए। चौथी बात यह है कि सर्वाधिकारी राज्यों में ऐसे दलों का अस्तित्व समाप्त कर देना चाहिए जो तानाशाही सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं। ठीक है, तो इसको सब समाप्त कर दे। तो ये 4 सिद्धांतों पर बेसिकली काम करता है आदर्शवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। आगे देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्क बोलते हैं। इसको दक्षेस भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ये दा ले ले, ठीक है, ये जो है छे ले ले और ये सा ले ले। ठीक है, दक्षेस भी इसको बोलते हैं। ठीक है, दक्षेस, ये इसी को सार्क बोलते हैं, SAARC, सार्क। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए, तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क की स्थापना 1985 में की गई थी और इसके निर्माण में बांग्लादेश और भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सार्क के मुख्यालय की अगर बात की तो सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू जो है वहीं पर स्थित है इसका मुख्यालय। सैनिक संगठन नहीं है ये बात भी ध्यान रखेंगे। सार्क की घोषणा पत्र में कहा गया है कि सदस्य राज्यों में लोकतंत्र का होना आवश्यक है, यानी जो भी सार्क का एक प्रकार से देश सदस्य बनेगा वो एक प्रकार से उसका लोकतंत्रवादी विचारधारा को फॉलो करना जरूरी है, यानी उसमें लोकतंत्र यानी जो है एक प्रकार से जो है प्रजातंत्र होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। इसकी बैठकें प्रत्येक वर्ष होती है, यानी हर साल में एक बैठक होती है सार्क की।
यदि किसी सदस्य राज्य में लोकतंत्र नहीं है, मान लेते कोई देश ऐसा जिसमें लोकतंत्र नहीं है, तो सार्क की जो है नियमित बैठकें स्थगित की जा सकती हैं। ठीक है, उसकी जो बैठकें उसको स्थगित की जा सकती है। यदि सदस्य राज्य आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है तब भी बैठक स्थगित की जा सकती है। इसके अलावा जैसे कि आप देखिए उदाहरण था 2016 में पाकिस्तान के द्वारा आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण से सार्क की बैठकें स्थापित कर दी, मतलब कि स्थगित कर दी गई थी। सार्क के संस्थापक 7 देश हैं बेसिकली। पहला देश है अपना सबसे बड़ा देश, वो है भारत, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है बांग्लादेश, इसके बाद चौथा है श्रीलंका, फिर है नेपाल, फिर भूटान, फिर मालदीव। मालदीव भी एक देश है, आपको बता दूं, लक्षद्वीप से नीचे द्वीप पड़ता है, वो मालदीव एक देश है। तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, ये एक प्रकार से 7 देश इसके संस्थापक देश हैं किसके, सार्क के। ठीक है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के ये 7 देश हैं, जिनमें से भारत जो है इनमें सबसे बड़ा लीडर का काम करता है। इसके बाद में क्या हुआ, बाद में अफगानिस्तान भी इसमें शामिल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें सार्क में कुल मिलाकर के 8 देश हो जाते हैं। सार्क का मुख्यालय लक्ष्य, सार्क का मुख्य लक्ष्य क्या है, सार्क का मुख्य लक्ष्य है भैया, सार्क का जो मुख्य लक्ष्य है, सार्क का मुख्य लक्ष्य है आतंकवाद का खात्मा कर देना, गरीबी को हटा देना, गरीबी उन्मूलन करना, आर्थिक सहयोग संगठन, मतलब आर्थिक सहयोग करना एक दूसरे देश का, संचार यानी कम्युनिकेशन और विज्ञान में प्रगति करना। ठीक है, यानी साइंस और कम्युनिकेशन को बढ़ाना। तो ये सब उद्देश्य रहा है। 16वां नंबर प्रश्न है, पंचशील सिद्धांत क्या है। पंचशील सिद्धांत भारतीय विदेश नीति की शांति प्रियता, मैत्री, सह अस्तित्व की नीति का परिचायक है, जिस पर 29 अप्रैल 1954 को भारत चीन के मध्य संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। पंचशील के सिद्धांत निम्नलिखित है। पंचशील सिद्धांत बेसिकली पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक प्रकार से दिए गए। पहला था एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता का सम्मान किया जाएगा। भारत और चीन के बीच में समझौता था, पंचशील समझौता। इसमें क्या हुआ कि भारत ना तो चीन की सीमा में जाएगा और ना ही चीन भारत की सीमा में आएगा। एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता का भी सम्मान करेंगे। दूसरी बात, मतलब आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, ये बात भी बताई गई। तीसरा सिद्धांत है इसका, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप मतलब नहीं करेंगे, यानी हस्तक्षेप, माने नहीं, हस्तक्षेप माने हस्तक्षेप नहीं करेंगे। चौथा बात है पारस्परिक समानता। पारस्परिक समानता मतलब एक दूसरे को समानता के दृष्टि से देखेंगे, कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होगा। इसके अलावा 5वां सिद्धांत था पंचशील का, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। सहअस्तित्व माने होता है दोनों का अस्तित्व बना रहे, सह माने साथ का, दोनों का अस्तित्व बना रहे, भारत और चाइना दोनों एक प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से अस्तित्व में रहें, ऐसा पंचशील सिद्धांत में बताया गया है। तो ये 5 पंचशील सिद्धांत हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, आप देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में 100% आता है। जो है बताएं, दितांत। दितांत क्या है? दितांत का मतलब होता है, दितांत का मतलब होता है तनाव शैथिल्य। तनाव शैथिल्य का मतलब होता है कि एक प्रकार से जो वो जो है जो लोग बनाते हैं, क्या बोलते हैं, हथियार वगैरह, उसको बना मतलब कि उसको कम बनाया जाए, या जो लड़ाई झगड़ा होती है उसको कम किया जाए। दितांत बेसिकली फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है तनाव में शिथिलता होता, मतलब तनाव में शिथिलता। सन 1960 के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में तनाव में कमी आई, जिसका अनुमान दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई मित्रता से लगाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में विश्व जो है पूरा संसार 2 महाशक्तियों में बंट गया। पहली महाशक्ति अमेरिका और दूसरी सोवियत संघ के रूप में निकली। तो ये 2 शक्तियाँ एक प्रकार से दोनों में कटुतापूर्ण व्यवहार देखने को मिला, जिसे शीत युद्ध के रूप में परिभाषित किया गया है। शीत युद्ध एक प्रकार से बेसिकली ऐसा युद्ध होता है जिसमें जो है गोलीबारी नहीं होती दोनों देशों के बीच में, लेकिन एक दूसरे से आंतरिक जलन, द्वेष, कपट, छल, कुटिलपूर्ण नीतियाँ एक दूसरे के प्रति इस तरीके से, ताकि वो आगे ना बढ़ सके। दोनों देशों में जब मित्रतापूर्ण व्यवहार सामने आया तो उसे तनाव शैथिल्य का एक प्रकार से नया नाम दिया गया। शीत युद्ध जब धीरे धीरे समापन की ओर बढ़ा तो उस दौरान एक प्रकार से तनाव शैथिल्य वही कहा गया जब तनाव में दोनों महाशक्तियों के बीच में तनाव में शिथिलता आई। ठीक है, शिथिलता मतलब कमी आई, दोनों महाशक्तियों में सहयोग एवं प्रतिद्वंद्विता का रूप देखा गया, तो वही तनाव शैथिल्यता एक प्रकार से सामने आई। 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है संचार सिद्धांत क्या है? संचार संदेशों के विनिमय और पारस्परिक समझ के निर्माण की प्रक्रिया है ये। तो विनिमय माने आदान प्रदान, पारस्परिक यानी पारस्परिक आदान प्रदान के माध्यम है कौन? संदेश। और संचार इसके लिए बहुत उपयोगी है। यह अर्थपूर्ण संदेशों का ऐसा पारस्परिक आदान प्रदान है जिसका उद्देश्य आपसी समझ को उत्पन्न करना तथा पारस्परिक मानव व्यवहार को प्रभावित करना है। संचार जो होता है मानवीय संबंधों का महत्वपूर्ण अंग होता है। यदि
किसी संगठन के लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझ लेते हैं तो निस्संदेह उत्पादन बढ़ने में मदद मिलेगी। लेकिन अगर एक दूसरे की भावनाओं को, इमोशंस को नहीं समझ पाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। तो संगठन में आपसी विचार विमर्श उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना शरीर के लिए कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाएं जो होती हैं वो सबसे छोटी इकाई होती हैं और शरीर का निर्माण करती हैं। तो जैसे शरीर के निर्माण के लिए कोशिकाओं की ज़रूरत पड़ती है, ऊतकों की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही संगठन को आगे बढ़ाने के लिए विचार विमर्श की ज़रूरत पड़ती है। और विचार विमर्श किससे होते हैं? संचार के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से। जैसे हमारे और आपके बीच में कम्युनिकेशन का काम कौन कर रहा है? आपका फ़ोन कर रहा है, आपका लैपटॉप कर रहा है, हमारा कैमरा कर रहा है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संदेश देने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, यानी कि हमारी बातें आप तक पहुंच रही हैं, ये संचार है। अब किस माध्यम से पहुंच रही है? वो संचार के माध्यम है। 19 नंबर क्वेश्चन से शिमला समझौता क्या है? शिमला समझौता की बात करें तो शिमला समझौता जो है भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद में हुआ। जून 1972 में शिमला में दोनों देशों के जो शासन अध्यक्ष थे वो एक प्रकार से आते हैं और बैठक होती है, जिसमें इंदिरा गांधी भारत की तरफ से थी और जुल्फिकार अली भुट्टो जो थे ये पाकिस्तान की तरफ से थे। ठीक है, तो पाकिस्तान के जो है शासनाध्यक्ष जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी जो भारत की लीडर थी, भारत की प्रधानमंत्री थी, इन दोनों के बीच में जून 1972 में शिमला में समझौता होता है। इसी को शिमला समझौता के नाम से जानते हैं। इसमें कई प्रकार की मुद्दों पर विचार दिया गया। पहली बात, दोनों देश सभी आपसी विवाद जो है भारत पाकिस्तान के बीच में उसका समाधान शांतिपूर्वक तरीके से सीधी बातचीत के द्वारा इसका हल निकालेंगे, समस्या का समाधान करेंगे। दूसरा, ये बात कही गई कि दोनों सरकारें एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार नहीं करेंगी, यानी एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार नहीं करेंगी। तीसरी बात, दोनों देशों के मध्य संबंध समान बनाने के लिए संचार संबंध फिर से स्थापित करेंगे। इसके अलावा चौथी बात, दोनों देशों की सेनाएं अपने अपने प्रदेशों में वापस चली जाएंगी। ठीक है, पांचवी बात इसमें कही कि दोनों देशों के शासनाध्यक्ष आपस में मिलते रहेंगे समय समय पर ताकि मैत्रीपूर्ण व्यवहार भारत और पाकिस्तान का बना रहे। ठीक है, तो ये एक प्रकार से था शिमला समझौता जो 1972 में हुआ था, जून के महीने में, भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद में। 20वां क्वेश्चन आप देखेंगे। 20 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, शांति के लिए एकता प्रस्ताव। तो विश्व शांति स्थापित करने की दिशा में महासभा यानी संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है उसको उपयोगी बनाने का महत्वपूर्ण प्रयास किया गया 3 नवंबर 1950 को। जब शांति के लिए एकता प्रस्ताव स्वीकार किया गया तो 1950 में दोनों कोरिया, खास करके उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में युद्ध चल रहा था, जिस दौरान एक प्रकार से ये शांति के लिए जो एकता वाली बात करी गई, उस दौरान दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया में युद्ध चल रहा था। महाशक्तियों के द्वारा वीटो का प्रयोग किए जाने के कारण से सुरक्षा परिषद कुछ नहीं कर पा रहा था। कोरिया युद्ध इतना भयावह हो गया था कि तीसरे विश्व युद्ध की संभावना एक प्रकार से बढ़ चुकी थी। युद्ध समाप्ति के लिए नवंबर 1950 में महासभा का यानी संयुक्त राष्ट्र की जो एक प्रकार से एक परिषद है, महासभा, अधिवेशन बुलाया गया मतलब कि महासभा में 3 नवंबर 1950 को युद्ध समाप्ति के लिए महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसे शांति के लिए एकता प्रस्ताव कहा जाता है। तो बेसिकली उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए, तालमेल स्थापित करने के लिए जो है एकता प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, शस्त्र नियंत्रण और निशस्त्रीकरण में क्या अंतर होता है? दोनों में बहुत बारीक अंतर है। शस्त्र नियंत्रण से आशय होता है राज्यों यानी देशों के पास सीमित मात्रा में शस्त्र होने चाहिए, यानी कि कुछ विशेष प्रकार के शस्त्रों पर नियंत्रण होना चाहिए देश में। ठीक है, यानी एक देश में कितने कौन कौन से अस्त्र हो सकते हैं ये एक प्रकार से मतलब कम किए जाएं अस्त्र बनाने के लिए। ठीक है, एक नियंत्रण हो जाए शस्त्रों पर ये। जबकि निशस्त्रीकरण का मतलब होता है आशय सभी प्रकार के शस्त्रों पर रोक लगा दीजिए, कोई शस्त्र या कोई अस्त्र शस्त्र रखने का अधिकार किसी भी देश को ना मतलब रहे, समाप्त कर दिया जाए। निशस्त्रीकरण के अनुसार राज्यों के पास हथियार नहीं होना चाहिए, लेकिन पूर्ण नियंत्रण कोई नहीं चाहता, क्योंकि आंतरिक व्यवस्था अथवा बाह्य आक्रमण से रक्षा करने के लिए कुछ शस्त्र और सैन्य बल अपेक्षित है। अतः समस्या शस्त्र नियंत्रण की है, ना कि निशस्त्रीकरण की है। निशस्त्रीकरण तो हो ही नहीं सकता, चूंकि भय बिन हुए न प्रीत। कभी कभी क्या होता है कि जब आप शस्त्र नियंत्रण कर देंगे तो बहुत ज़्यादा एक प्रकार से वैमनस्यता हो जाएगी, आंतरिक कलह भी उत्पन्न हो सकती है, तो शस्त्र नियंत्रण नहीं जरूरी है उतना। ठीक है,
निशस्त्र मतलब शस्त्र नियंत्रण जरूरी है, निशस्त्रीकरण उतना नहीं जरूरी है, क्योंकि निशस्त्रीकरण का मतलब होता है कोई भी शस्त्र कोई देश नहीं रखेगा। शस्त्र नियंत्रण का मतलब कि कुछ कुछ देश कुछ अस्त्र रख सकते हैं, कौन कौन से अस्त्र रख सकते हैं, कौन कौन से नहीं रख सकते, इस पर यानी शस्त्रों को कम किया जाए। 22 नंबर प्रश्न है, शीत युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रवृत्ति। शीत युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रवृत्ति की अगर बात करें, देखिए पहली बात ईरान इराक युद्ध की समाप्ति हो जाती है शीत युद्ध के बाद। दूसरी बात अफगान समस्या का समाधान हो जाता है। तीसरी बात नामीबिया की समस्या मतलब नामीबिया भी स्वतंत्र हो जाती है, स्वतंत्र हो जाता देश है नामीबिया। जर्मनी का एकीकरण हो जाता है। कुवैत को इराकी कब्जे से मुक्त कराना, ये भी एक जो है चीज़ रहा। पश्चिमी एशिया में शांति स्थापना हो गई। इसके अलावा सोवियत संघ को अंतर्राष्ट्रीय जो है मुद्रा कोष और विश्व कोष की सदस्यता प्राप्त करना मतलब प्राप्त होना, ये सब अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रवृत्ति रही शीत युद्ध के बाद। इसके अलावा सोवियत रूस को G7 का सदस्य बनाया जाना, तो इस तरीके से ये सभी प्रकार से प्रवृत्तियाँ रही हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की। ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा इन सभी पॉइंट को। तेईस नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, परमाणु संपन्न राष्ट्र। परमाणु संपन्न राष्ट्र कौन कौन से हैं? देखिए इस समय परमाणु संपन्न राष्ट्रों की संख्या 8 के आसपास है। परमाणु संपन्न उन्हें माना जाता है जिसने अपने यहाँ परमाणु परीक्षण कर लिया है। इसमें 5 राज्य खास करके अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत रूस यानी रूस, फ्रांस और चाइना पुराने देश हैं जिन्होंने पहले कर लिया है। जबकि भारत और पाकिस्तान जो हैं और उत्तर कोरिया, ये 3 नए देश हैं जिन्होंने परीक्षण बाद में किया है। ठीक है, लेकिन परमाणु संपन्न राष्ट्रों के संगठन खास करके P5 में केवल पुराने राज्यों को ही शामिल किया गया है। यानी कि ये जो अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत रूस यानी रूस, फ्रांस और चीन, इन लोगों ने पहले परीक्षण कर लिया। उसके बाद में फिर CTBT और CPT तमाम प्रकार की संधि वाले जो है उन लोगों ने कहा कि भाई शस्त्र नियंत्रण के लेकर के संधि बताया कि भैया परमाणु परीक्षण कोई नहीं कर सकता। भारत ने कहा अरे क्यों नहीं कर सकते भाई, तो भारत ने किया, चाइना ने भी किया, पाकिस्तान ने भी किया। क्योंकि तुम 3-5 लोग करे हो, बाकी और देशों को एक प्रकार से नहीं करने दे रहे हो, या तो तुम तीनों भी खत्म करो अपना, या तो हमको भी करने दो। तो भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया ने किया, लेकिन इसको P5 में शामिल नहीं किया। मतलब P5 में जो संगठन है परमाणु संगठन राष्ट्रों का, उसमें शामिल भारत को, चाइना को और भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया को नहीं किया गया। यूक्रेन और जॉर्जिया जो पूर्व में सोवियत रूस के प्रांत थे, आज भी उनके यहाँ परमाणु जो है रिएक्टर है। ठीक है, परमाणु रिएक्टर है, लेकिन उन्हें उनके द्वारा परमाणु परीक्षण नहीं किया गया है अभी तक। ठीक है, अभी सोवियत रूस और उसके बीच में यूक्रेन के बीच में युद्ध भी चल रहा था। ठीक है, कुछ दिनों पहले, हाल ही की बात है। 24 नंबर प्रश्न है, भारत का परमाणु कार्यक्रम। भारत का परमाणु कार्यक्रम शांति प्रिय कार्यों के लिए है। परमाणु संपन्न राज्य इस पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन 18 मई 1974 ईस्वी की डेट है जिसमें भारत ने पोखरण, राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण करके सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन के बाद भारत विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संपन्न राष्ट्र बन गया है। भारत उन सभी देशों का समर्थक रहा है जिनका परमाणु कार्यक्रम शांति प्रिय कार्यों के लिए है, यानी कि अपनी आत्मरक्षा के लिए है। उसके लिए भारत जो है हमेशा तत्पर रहा है। भारत कभी भी युद्ध का समर्थक नहीं रहा है और भारत हमेशा शांति प्रिय रहा है। भारत ने कभी ये नहीं चाहा है कि युद्ध हो। ठीक है, भारत हमेशा शांति प्रिय। अभी रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा था, भारत ने उसमें अग्रणी भूमिका निभाई। ठीक है, मोदी जी के नेतृत्व में। इसके अलावा 25 नंबर प्रश्न, युद्ध और उसके प्रकार। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण हल न होने पर इनके समाधान के लिए युद्ध उपाय का जो है अवलंबन किया जाता है। युद्ध एक प्रकार का राजनीतिक संपर्क होता है, पॉलिटिकल संपर्क होता है, और यह कूटनीति के अतिरिक्त अन्य साधनों से विदेश नीति को जारी रखने का प्रयास है। ओपेनहीम के अनुसार, ओपेनहीम एक विद्वान है, इन्होंने कहा कि युद्ध 2 या 2 से अधिक राज्यों में अपनी समस्त सेनाओं के द्वारा उद्देश्य से किया जाने वाला, किसी न किसी उद्देश्य से किया जाने वाला संघर्ष होता है। संघर्ष होता है कि दूसरे पक्ष को पराजित किया जाए और विजेता द्वारा उस शांति स्थापना, विदेशी और विजेता जो व्यक्ति है उसके द्वारा उस पर शांति स्थापित करने की मनचाही शर्तें थोपी जाएं। तो इस तरीके से युद्ध ये होता है। ठीक है, युद्ध कई प्रकार के होते हैं। युद्ध को निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है युद्ध आपका कौन सा? पहला होता है न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण युद्ध। ठीक है, न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण युद्ध। दूसरा है व्यक्तिगत युद्ध और सार्वजनिक युद्ध। तीसरा है पूर्ण और अपूर्ण युद्ध। चौथा है गृह युद्ध।
पाँचवा है औपचारिक और अनौपचारिक युद्ध, छठा है छापामार युद्ध, सातवां है समग्र युद्ध। तो ये सब युद्ध के प्रकार हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से आप ध्यान रखेंगे, को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। को करिकुलर की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट की लगभग 15 से 16 वीडियोज़ आपको, 15 से 16 मॉडल पेपर आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। और लगभग 3 या 4 विश्वविद्यालय या 4 या 5 विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दिए गए, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर प्रश्न है, श्रीलंका में भारतीय शांति सेना। देखिए, तमिल समस्या को लेकर के लिट्टे और श्रीलंका की सेना के मध्य संघर्ष चल रहा था। इसके समाधान के लिए भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति जो है जयवर्धने के बीच में 1987 में एक समझौता हुआ था, जिसके तहत 50,000 भारतीय सैनिक 1987 में श्रीलंका गए थे। कितने सैनिक? 50,000 सैनिक श्रीलंका गए थे 1987 में। भारतीय शांति सैनिकों को श्रीलंका में डट करके मुकाबला करना पड़ा, जिसमें से लगभग 1100 सैनिक मारे गए। श्रीलंका से भारतीय सैनिकों की पूर्ण वापसी 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी बीपी सिंह के समय में, बीपी सिंह प्रधानमंत्री हुए भारत के, उनके समय में हुई वापसी। भारत वापसी से पूर्व श्रीलंका में शांति स्थापित करने की दिशा में सैनिकों के द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया गया। तो ये श्रीलंका में भारतीय शांति सेना थी जो कि भारत के से श्रीलंका गई थी। ठीक है, प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धने के बीच में 1987 में एक समझौता हुआ था, जिसके तहत 50,000 सैनिक भारतीय सैनिक गए थे 1987 में श्रीलंका में, और वहां पर एक प्रकार से शांति स्थापित करने के लिए। 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, दक्षिण दक्षिण संवाद क्या है। देखिए, दक्षिणी गोलार्ध, देखिए अगर बात करूं मैं तो विश्व जो है 2 गोलार्धों में बटा हुआ है। कौन कौन सा? एक है आपका उत्तरी गोलार्ध, तो ये विषुवत रेखा है आपकी। ठीक है, ये भूमध्य रेखा है। ठीक है, भूमध्य रेखा, ठीक है, नहीं विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा भी इसको बोलते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं। ठीक है, 0 डिग्री एक छांस है ये है आपका उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, और ये है दक्षिणी गोलार्ध। होता क्या है कि जो उत्तरी गोलार्ध है या ज़्यादा विकसित, यहाँ पर विकसित देशों की संख्या ज़्यादा है, और यहीं पर एक प्रकार से ज़्यादा टेक्निकल देश आपके उत्तरी ध्रुव में, मतलब उत्तरी गोलार्ध में पाए जाएंगे। दक्षिणी गोलार्ध में क्या है कि बहुत ज़्यादा एक प्रकार से गरीब देश हैं, और अभी उतना ज़्यादा विकसित देश नहीं, यानी गरीब देश है और विकसित देश नहीं है, मतलब विकासशील देश है। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध में जो विकासशील देश हैं, मुख्य रूप से विकासशील देश ही स्थित हैं। इस विकासशील देशों ने आपसी संबंधों को दक्षिण दक्षिण संवाद के नाम से जाना जाता है। इन विकासशील देशों के सहयोग के कारण ही उनकी विकासशील देशों पर निर्भरता कम हुई है, क्योंकि अभी तक उत्तर भारत पर लोग डिपेंड रहते थे। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में अब क्या हुआ है कि दक्षिणी गोलार्ध के देश आपस में ही सहयोग करके अपने ही देशों को या अपने ही गोलार्ध के देशों में व्यापार वगैरह करने लगे हैं। गोलार्ध में, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में स्थित देशों के मध्य व्यापार का मार्ग खोल दिया गया है, जिससे इनकी आवश्यकताएं एक प्रकार से पूरी हो रही हैं और व्यापार एक दूसरे से खूब जो है धड़ल्ले के साथ हो रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 28 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, विश्व व्यापार संगठन, जिसको आप WTO बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी क्या भूमिका है। नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में विश्व व्यापार संगठन की भूमिका बढ़ गई है। विकसित और विकासशील देशों के बीच में खाई को दूर करने के लिए नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था अस्तित्व में आई है। विश्व व्यापार संगठन गैट का परिवर्तित नाम है, यानी पहले जिसको गैट कहते थे उसी को WTO बाद में कहा जाने लगा। यह उरुग्वे दौर 1986 की बहुप्रतीक्षित व्यापारकर्ताओं की समाप्ति के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया था। WTO भारत गैट और विश्व व्यापार संगठन का संस्थापक सदस्य रहा है। विश्व व्यापार संगठन के आदेश पत्र में वस्तुओं एवं सेवाओं की अगर बात करें तो वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार से संबंधित निवेश, उपाय तथा व्यापार से संबंधित संपदा अधिकार शामिल है। विश्व व्यापार संगठन राज्यों के मध्य व्यापार को बढ़ावा दे रहा है, जिससे नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित हो सके। ठीक है, यानी कि एक प्रकार से ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए संगठन है, ये एक प्रकार से मतलब WTO ये विश्व व्यापार के लिए तमाम प्रकार के नियम कायदे बनाता है और विश्व में व्यापार के लिए अलग अलग देशों को प्रोत्साहित करता है। 29 नंबर प्रश्न है, भारत भूटान संबंध क्या है। भारत चीन के मध्य हिमालय पर्वत की गोद में स्थित एक छोटा सा देश है भूटान। ठीक है,
भूटान की अगर बात की, आपको पता होगा भूटान देश कहाँ पर है, ये आपका ये जो आपका देश है यहाँ पर, ये है भूटान, ठीक है। ये भूटान देश है। ये आप देखिए नेपाल से इधर सीमा साझा करते हैं। ये सिक्किम हो गया आपका, सिक्किम ये है, सिक्किम ये वाला जो लाल लाल मैंने कर दिया है सिक्किम है, ठीक है। सिक्किम भारत का एक राज्य है, सबसे छोटा गोवा है, उसके बाद में सिक्किम है। तो सिक्किम है, इधर नेपाल है, इधर चाइना है, ठीक है, और इधर भारत है अपना। क्लियर। इधर आपका बांग्लादेश भी इधर कुछ है, कुछ श्रेणी तक। तो भारत चीन के बीच में हिमालय पर्वत की गोद में स्थित एक छोटा सा देश है भूटान, जो 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है। एक तरफ से भारत का यह संरक्षित राज्य है, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की ही है, मतलब भारत इसकी सैन्य सुरक्षा वगैरह सब करता है। भूटान भारत का सबसे नज़दीक का पड़ोसी और मित्र राज्य रहा है। सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसने भारत का ही साथ दिया है। भारत के सहयोग से ही वहाँ की सभी परियोजनाएं चल रही हैं, भूटान की हो। अच्छा, नेपाल में भी बहुत सारी परियोजनाएं भारत की मदद से चलती है, श्रीलंका की, अफगानिस्तान की। भारत बहुत मदद करता है अपने जो है बर्मा की, मतलब भारत अपने जो पड़ोसी देश है उनकी बड़ी मदद करता है। भूटान में पहले राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, मतलब राजा हुआ करते थे। अब उसका लोकतंत्रीकरण कर दिया गया है और वहाँ बनी सभी सरकारों का रुख भारत की तरफ ही रहा है। उसके सहयोग से में वृद्धि होने का एक कारण यह भी है कि भूटान की चीन से दूरी बनी रहे, ठीक है, ताकि चीन अगर भूटान में कब्जा कर लेगा तो भारत के आंतरिक देशों में भी या भारत के सिक्किम वगैरह में भी कब्जा करने के लिए तत्पर होगा। तो भूटान का एक प्रकार से मदद भारत कर रहा है। आगे देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसको आप नाटो बोलते हैं, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी संगठन जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन, तो वो एक प्रकार से नाटो होता है, NATO, ठीक है। NATO इसको बोलते हैं नाटो। नाटो की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी, ठीक है। एन माने होता है नॉर्थ यानी उत्तरी, ए माने होता है अटलांटिक, टी माने होता है ट्रेड और ओ माने ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो नाटो पश्चिमी देशों का एक सैनिक संगठन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी और उस समय इस संधि पर 12 राज्यों का हस्ताक्षर किया गया था, जो बाद में इसकी सदस्य संख्या बाद में बढ़कर के 28 हो जाती है, पहले 12 थे। इस संधि का एक संविधान है जिसकी धारा 5 में कहा गया है कि किसी भी सदस्य राज्य पर यदि कोई आक्रमण करता है, अगर नाटो के किसी भी देश पर कोई भी दुनिया का देश आक्रमण करता है तो सभी जितने भी देश शामिल हैं नाटो में, वो सारे के सारे देश क्या करेंगे, आक्रमण जो है मतलब सारे के तो सभी सदस्य राज्यों पर आक्रमण समझा जाएगा। मतलब कि अगर आप नाटो के किसी एक देश पर आक्रमण करेंगे तो पूरे के पूरे नाटो पर आक्रमण समझा जाएगा, ठीक है। सभी राज्य मिल करके जो आक्रमणकारी राज्य है उसका मुकाबला करेंगे और उसको हराएंगे। नाटो का प्रतिद्वंदी जो है वार्सा संधि समाप्त होने के बाद इसका कोई औचित्य नहीं रह गया। नाटो का एक प्रकार से लगभग वही कोई औचित्य नहीं रह गया वार्सा संधि के बाद। अगला प्रश्न 31 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। बढ़िया प्रश्न है 31 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और राष्ट्रीय राजनीति में क्या अंतर है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, चुनिंदा क्वेश्चन है, तो आप इनको 2 से 3 बार इस वीडियो को जरूर देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और राष्ट्रीय राजनीति में क्या अंतर है? पहला अंतर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रतिनिधित्व राज्य करते हैं, जबकि राष्ट्रीय राजनीति में राजनीतिक दल नेतृत्व करते हैं। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? राज्य यानी देश करते हैं, जबकि राष्ट्रीय राजनीति में जो राजनीतिक पार्टी होती है, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो नेतृत्व करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं अभी केंद्र में कौन शासन कर रहा है? भाजपा कर रही है, ठीक है। यानी कि राष्ट्रीय दल है, राष्ट्रीय राजनीति है भाजपा, तो भाजपा का शासन है। अभी चुनाव चल रहे हैं, ठीक है। 20 तारीख को मेरा चुनाव था, मैंने मतलब मेरा क्या चुनाव था हमारे यहाँ पर, तो मैं वोट दे कर के आया हूँ। ये देखें आप सभी लोग, अगर ना दिखाई पड़ रहा हो तो मैं फिर से एक बार दिखा दूँ, मैंने यूट्यूब पर डाला भी था, ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो मतदान करना बहुत ज़रूरी होता है भैया, ठीक है, क्योंकि आपका एक मत जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आप वो कहाँ पर देते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। अब ये मत पूछेगा, बहुत सारे बच्चे कमेंट किए थे कि सर जी आपने किसको वोट दिया। मैं क्यों बताऊँ भाई किसको वोट दिया? अभी बताओ, मैं क्या बता दूँ? अभी मैं कहूँ कि मैं इनको वोट दिया हूँ तो कुछ पार्टी वाले नाराज़ हो जाएंगे कि जो है हमको वोट नहीं दिए। आप लोगों में से बहुत सारे लोग मान लेते, कुछ भाजपा के होंगे, कुछ कांग्रेस के होंगे, कुछ मायावती वाली पार्टी से होंगे, कुछ मतलब इंडिया वाले गठबंधन से होंगे। तो मतलब वैसे तो इंडी गठबंधन जो है उसमें सभी शामिल हैं, ठीक है, बसपा नहीं शामिल है। तो आप सोचेंगे किसको दे दिया गुरुजी ने, तो भाई आप ना जाने कि मैंने किसको दिया है, ज़्यादा ही बेटर होगा। चलें, राजनीति
राष्ट्रीय राजनीति में अवैध तरीकों का प्रयोग कम होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये साधन अधिक प्रयोग किया है। अवैध तरीके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में खूब प्रयोग किए जाते हैं, राष्ट्रीय राजनीति में नहीं किए जाते हैं। तीसरी बात, राष्ट्रीय राजनीति में निर्वाचन के द्वारा सत्ता में परिवर्तन किया जाता है, चुनाव के द्वारा, जो चुनाव चल रहा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य यह कार्य युद्ध या धमकी से करते हैं। चौथी बात है, राष्ट्रीय राजनीति में कानून का पालन बाध्यकारी होता है। राष्ट्रीय राजनीति में आपको भारत में तो भारत के संविधान या आईपीसी जो है, इंडियन पिनल कोड, इसका मानना आपको जरूरी है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कानून का पालन करना राज्य की इच्छा पर निर्भर होता है, चाहे करे चाहे ना करे। ठीक है, आगे देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, किन कारणों से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक विज्ञान माना जाता है? देखिए, कई कारण है इसके। पहला कारण है संक्षिप्त और संबंध ज्ञान की संभावना। संक्षिप्त और संबंधित ज्ञान की संभावना के कारण से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को विज्ञान माना जाता है। दूसरा, तथ्यों को क्रमबद्ध करना, क्योंकि जो तथ्य होते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के, क्रमबद्ध होते हैं, सुव्यवस्थित होते हैं, और विज्ञान की परिभाषा ये कि सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो ये, इसके अलावा वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग, ठीक है, जो साइंटिफिक मेथड है उनका प्रयोग होता है। इसके अलावा प्रयोगशाला की व्यवस्था है, यानी कि प्रैक्टिकल की जो एक प्रकार से प्रयोगशाला है, जो एक प्रकार से लैब होते हैं, उनकी व्यवस्था होती है इसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। निष्पक्षता रखता है ये, भविष्यवाणी करने में संभव भी है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। इसके अलावा सार्वभौमिक नियमों की व्यवस्था भी इसमें है, यानी कि यूनिवर्सल जो रूल्स होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। इसी कारण से एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को विज्ञान कहा जाता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 33 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय हित और विदेश नीति में संबंध बताइए। देख, कोई भी राज्य अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी विदेश नीति, अपनी नीतियां निर्धारित करता है। राज्य अपना हित सर्वोच्च मानता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, उसी के साथ विदेश नीति जुड़ी हुई रहती है। लिंकन, यानी जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन के अनुसार राष्ट्रीय हित जो होता है अवधारणा समाज के मूलभूत मूल्यों से जुड़ी हुई है। ये मूल्य होते हैं राष्ट्र का कल्याण, उसके राजनीतिक विश्वासों का संरक्षण, राष्ट्रीय सुरक्षा, ये सब मूल्य होते हैं और इन्हीं पर काम करता है एक प्रकार से एक देश। राष्ट्रीय हित, अतः राष्ट्रीय हित और विदेश नीति किसी राज्य के लिए एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही जो है लेक्चर मैं लगातार आपको देता रहता हूँ। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलें, 34 नंबर प्रश्न है आपका। 34 नंबर प्रश्न है भैया, प्रश्न है, शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध दो महाशक्तियों के बीच में व्याप्त तनाव की ऐसी स्थिति है जिसमें प्रत्येक राष्ट्र अपने को शक्तिशाली और दूसरे को कमजोर बनाने की चेष्टा करता है। यह युद्ध हथियारों से ना लड़ करके वैचारिक प्रचार प्रसार से लड़ा जाता है। मतलब कि वैचारिक द्वंद्वता होती है और एक देश सोचता है कि भाई ये देश आगे ना बढ़ पाए, अब इसके लिए कितना नीचे गिरना है वो गिर जाएगा, लेकिन दूसरे को बढ़ने ना दिया जाए, और वातावरण युद्ध जैसा प्रतीत होता है। यह युद्ध दो महाशक्तियों, खास करके अमेरिका और रूस के बीच में हुआ था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में देखा गया कि भारतीय राजनयिक KPS मेनन के अनुसार शीत युद्ध जैसा कि विश्व ने अनुभव किया दो विचारधाराओं, दो पद्धतियों, दो गुटों, दो राज्यों, और जब वह अपनी पराकाष्ठा पर था तो दो व्यक्तियों के मध्य उग्र संघर्ष था। दो विचारधाराएं कौन सी थी उसको समझ लेते हैं। दो विचारधाराएं कौन सी थी भैया जिनके मध्य ये था? दो विचारधाराएं थी भैया, पहली थी पूंजीवाद जिसका समर्थन अमेरिका कर रहा था, दूसरी थी साम्यवाद जिसका समर्थन रूस कर रहा था। ये दो पद्धतियां कौन सी थी? दो पद्धतियां थी, एक थी संसदीय लोकतंत्र, एक था जनवादी जनतंत्र। ठीक है, ये दो पद्धतियां थी। दो गुट कौन से थे? पहला गुट था नाटो और दूसरा था वार्सा पैक्ट। नाटो एक प्रकार से अमेरिका, वार्सा पैक्ट रसिया से संबंधित था। दो राज्य कौन से थे? अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है, दो व्यक्ति कौन से थे? तो स्टालिन थे और जो है जॉन फास्टर डसल थे। तो इस तरीके से ये इन दोनों के बीच में, स्टालिन और जॉन फास्टर डसल के बीच में द्वंद्व था, नाटो और वार्सा पैक्ट के बीच में द्वंद्व था, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में द्वंद्व था, संसदीय लोकतंत्र और जनवादी लोकतंत्र के बीच में द्वंद्व था, इसके अलावा साम्यवादी और पूंजीवाद के बीच में द्वंद्व था। ये एक प्रकार से इन सभी के बीच में द्वंद्व था। यही था एक प्रकार से, क्या बोलते हैं उसको, यही था आपका शीत युद्ध। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, दक्षिण दक्षिण सहयोग क्या है? तो मैंने आपको बताया था दक्षिणी गोलार्ध में विकासशील देश स्थित हैं
और इन विकासशील देशों के आपसी संबंधों को दक्षिण दक्षिण सहयोग कहा जाता है। एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ये विकासशील देश स्थित हैं। विकासशील देशों में जब विकसित देशों से विभिन्न प्रकार का सहयोग नहीं मिलता है, तब इन देशों ने आपस में मिलकर के एक मंच पर आने के लिए समझौता किया और इन विकासशील देशों के आपसी संबंध सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है। विकासशील देशों के दक्षिण दक्षिण सहयोग ने आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए हैं। तो इस तरीके से अब उत्तरी महाद्वीप के जो एक प्रकार से जो देश हैं, उनसे मदद ना लेकर के, उनसे व्यापार ना कर करके या उनसे व्यापार कम करके दक्षिणी देशों से जो है संपर्क ज़्यादा स्थापित किया जाए, ये है दक्षिण दक्षिण देश संगठन। चूँकि उत्तरी जो देश हैं वो एक प्रकार से ज़्यादा दक्षिणी लोगों को पसंद नहीं करते। 36 नंबर प्रश्न है क्वाड। क्वाड क्या है? तो क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अनौपचारिक राजनीतिक वार्ता मंच है, जिसमें मुक्त, खुले और समृद्ध भारत प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने तथा उसके समर्थन के लिए इन देशों को एक साथ लाना है। वर्ष 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा क्वाड समूह की अवधारणा और औपचारिक रूप से सबसे पहले प्रस्तुत की गई, परंतु चीन के दबाव के कारण से ऑस्ट्रेलिया के पीछे हटने से यह आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पीछे हट गया। नवंबर 2017 में हिंद प्रशांत क्षेत्र को किसी बाहरी शक्ति के प्रभाव से मुक्त कर रखने हेतु नई रणनीति बनाने के लिए इसका आयोजन किया गया। सदस्य देशों के बीच में यह वार्ता एक महत्वपूर्ण मंच है। यह समुद्री सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है। कौन? क्वाड। तो क्वाड समुद्री सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। ठीक है, आगे देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 37 नंबर प्रश्न जो है बिम्स्टेक क्या है? बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है। बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित इसके सदस्य जो है देश हैं। यह क्षेत्रीय एकता का प्रतीक है। इसके 7 सदस्यों में से 5 जो हैं वो दक्षिण एशिया के हैं, जिसमें नेपाल शामिल है, अपना भूटान शामिल है, भारत शामिल है, बांग्लादेश शामिल है और श्रीलंका शामिल है। ये 5 एशिया के देश शामिल हैं तथा 2 सदस्य इसके जो है और शामिल हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया के। वो देश कौन से हैं? थाईलैंड और म्यांमार। चूँकि ये भी एक प्रकार से जो है मतलब ये बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती देश में शामिल हैं। बिम्स्टेक न सिर्फ दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों से संपर्क बनाता है, बल्कि हिमालय तथा बंगाल की खाड़ी की पारिस्थितिकी को भी जोड़ता है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है तीव्र आर्थिक विकास हेतु वातावरण तैयार किया जाए, सामाजिक प्रगति में तेजी लाई जाए, क्षेत्र में सामान्य हित के मामलों पर सहयोग को बढ़ाने के लिए एक प्रकार से संगठन का एक प्रकार से आयोजन किया गया, बिम्स्टेक। ठीक है, तो ये क्या है? एक प्रकार से इसका मुख्य उद्देश्य है आर्थिक विकास किया जाए। ठीक है, ये देश अपने जो भारत के पड़ोसी देश हैं उन्हीं से रिलेटेड है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या है भैया? ब्रिक्स की अगर बात करें तो पहले ये ब्रिक था। ठीक है, ब्रिक यानी कि ब्रिक में आपका ये भारत हो जाएगा, भारत, बी माने भारत, रा माने हो जाएगा आपका रसिया। ठीक है, रा माने क्या हो जाएगा? रसिया यानी कि रूस। ठीक है, सॉरी, बा माने ब्राज़ील, आर माने आपका रूस, आई माने आपका इंडिया और सी माने चाइना। ये 4 देश पहले शामिल थे इसमें। ठीक है, ब्रिक में। फिर क्या हुआ? बाद में इसको ब्रिक्स कर दिया गया, तो इसमें यस शामिल होगा। यस माने साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रिक्स बनाइए। तो ब्रिक्स दुनिया की पाँच अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल। दक्षिण अफ्रीका बाद में शामिल हुआ 2010 के आसपास। ये समूह वैश्विक आबादी के 41% घरेलू उत्पाद के लगभग 24%, व्यापार के 16% हिस्से पर जो है काबिज हैं। इसे 5 देशों का प्लेटफॉर्म कहा जाता है। ब्रिक्स देशों के नेताओं और मंत्री समूहों का सम्मेलन 1 साल में एक बार होता है, प्रतिवर्ष होता है। इसकी अध्यक्षता प्रतिवर्ष होती है। ठीक है, क्रम के अनुसार होती है। ब्रिक्स क्रम के अनुसार, मतलब कि इस क्रम से RBICS, ठीक है, रिबिक्स के क्रम के अनुसार होती है। अपने अपने देश के सर्वोच्च नेता होते हैं इसमें। इसकी कल्पना जो है 2001 में हुई थी। 2006 में विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हुआ और 2009 में ब्रिक्स संगठन अस्तित्व में आता है। ठीक है, 2010 या 11 के आसपास इसमें साउथ अफ्रीका भी बाद में शामिल हो जाता है। अगला प्रश्न 39 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 39 नंबर प्रश्न है EU। EU क्या है? EU का फुल फॉर्म होता है यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय यूनियन यूरोपीय राज्यों का एक संगठन है। इसको यूरोपीय जो है साझा बाजार के नाम से भी जानते हैं।
यूरोपीय शेयर बाजार, यूरोपीय साझा बाजार, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। इसकी स्थापना जनवरी 1958 में हुई थी, जिसमें 6 राष्ट्र शामिल हैं बेसिकली। पहला है आपका फ्रांस, दूसरा है बेल्जियम, तीसरा है नीदरलैंड, चौथा है लग्जमबर्ग, पांचवा है जर्मनी और छठा है इटली। ये सब इसके देश सदस्य हैं। धीरे धीरे सदस्य देशों की संख्या बढ़कर के 28 हो गई है अब इसमें, यूरोपीय यूनियन में। यूरोपीय यूनियन ने साझा बाजार के तहत सदस्य देशों में एक ही मुद्रा संचालित करने का निर्णय लिया है। 1 जनवरी 1999 से यूरो की शुरुआत एक औपचारिक घटना थी और यूरोपीय संघ ने 12 देशों ने यूरो में लेन देन शुरू कर दिया है। 1 जनवरी 2008 से यूरोप की एक संयुक्त मुद्रा यूरो का चलन 15 देशों में प्रारंभ हो गया है। बाद में ब्रिटेन ने अपने को इससे अलग कर लिया। इस तरीके से ये था एक प्रकार से आपका जो है यूरोपीय यूनियन, जो कि एक यूरो की मुद्रा को एक प्रकार से चलाने का बात करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन से इस वीडियो का देखिए। चलें, अगला प्रश्न है इब्सा क्या है। इब्सा की अगर बात की जाए तो इब्सा को G3 के नाम से भी जाना जाता है। ब्राज़ील मतलब भारत, ब्राज़ील और दक्षिणी अफ्रीका ने मिलकर के त्रिपक्षीय संगठन अर्थात इब्सा का गठन किया है। ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका परमाणु सामग्री आपूर्तिकर्ता समूह के सदस्य हैं तथा उन्होंने भारत के असैन्य परमाणु कार्यक्रम के प्रति समर्थन व्यक्त किया और 3 महाद्वीपों खास करके एशिया से भारत, दक्षिण अमेरिका से ब्राज़ील और अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका की 3 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की प्रतिनिधित्व इब्सा करती है। इन देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन और शासनाध्यक्ष का भी सम्मेलन होता है जिसमें विकासशील देशों के साथ संबंध बढ़ाने की चर्चा होती है। इब्सा की अगर बात की है तो इसमें पहला आई का मतलब होता है इंडिया, बी मतलब होता है ब्राज़ील, यस माने होता है आपका साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये शामिल है। ठीक, क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। यस माने साउथ मतलब यस माने साउथ अफ्रीका, तो ये 3 देश शामिल है। इब्सा में विश्व की 3 बड़ी महाशक्ति या 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल है जो कि विभिन्न महाद्वीपों से हैं। जैसे कि भारत अपना एशिया महाद्वीप का सबसे मतलब कि एशिया महाद्वीप से है, अफ्रीका महाद्वीप से आपका साउथ अफ्रीका है और दक्षिणी अमेरिका से ब्राज़ील है। तो इस तरीके से 3 शक्तियां जो हैं ये मिलकर के निर्माण करती हैं इब्सा का। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझ लिया। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आप सभी लोग जो है इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार से लगातार मैं वीडियो देता रहूँगा। हर एक सब्जेक्ट के महासंग्राम वीडियो में देने का प्रयास करूँगा 6 सेमेस्टर की। ठीक है, 6 सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर की कई वीडियोस आपकी आने वाली है। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।